ग्रेटर नेपाल टिभीमा विवश बुढाथोकीको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नेपाली आकाशमा स्याटेलाइट छैन भनेर धेरैले भन्ने गर्छन्, तर नेपाली आकाशमा नेपाल सरकारको आफ्नै लगानीमा स्याटेलाइट जडान गरिएको छ। त्यो पनि इन्डियाको भन्दा अझै महँगो खालको स्याटेलाइट नेपाली आकाशमा जडान गरिएको छ र आगामी दिनमा पनि अझ थुप्रै स्याटेलाइटहरू पूर्व पश्चिम गरी जडान गर्ने तयारी सरकारले गरिरहेको छ। र यसरी पूर्व पश्चिम गरी सबै ठाउँमा स्याटेलाइट जडान गरियो भने अथवा नेपालको सबै आकाशमा स्याटेलाइट जडान गरियो भने नेपाल इन्डिया भन्दा पनि दोब्बर धनी देश बन्ने सम्भावना रहेको छ। त्यसैले इंडियन मीडिया एनआई न्यूजले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेरौँ है त। बढ़ते हैं नेपाल के इस सैटेलाइट प्रोग्राम पर। तो खुशी की खबर यह है कि नेपाल को 4 दशक के बाद उसका जियो स्टेशनरी ऑर्बिटल स्लॉट मिला है, यानी कि नेपाल को धरती के ऊपर अंतरिक्ष में अपनी सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए एक अपनी कक्षा मिल गई है, यानी कि एक निर्धारित कक्षा मिल गई है जिसमें नेपाल अपनी सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सकता है। अब नेपाल अपने सैटेलाइट लॉन्च कर सकता है और इसे लेकर नेपाल टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी यानी कि एनटीए अपना सैटेलाइट छोड़ने की तैयारी भी कर रहा है। यानी कि अब सैटेलाइट को लेकर नेपाल आत्मनिर्भर हो रहा है, क्योंकि एनटीए ने भी इसका जिम्मा संभाल लिया है और सैटेलाइट को छोड़ने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि अपना सैटेलाइट छोड़ने से नेपाल को करोड़ों रुपए की बचत होगी। जी हाँ, एनटीए नेपाल की संचार व्यवस्था, ब्रॉडकास्ट और एविएशन को लेकर पहले सैटेलाइट की तैयारी में जुट गया है। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन आईटीयू ने नेपाल को 1984 में ऑर्बिट स्लॉट दिया था, लेकिन धरती के ऊपर कक्षाओं में ज्यादा ट्रैफिक होने की वजह से उसे सैटेलाइट छोड़ने की अनुमति नहीं मिली थी। लेकिन एक बार फिर से अब नेपाल को अनुमति मिल चुकी है उसके अपने स्लॉट पर, यानी कि अब नेपाल अनलिमिटेड नंबर ऑफ सैटेलाइट अपनी कक्षा में छोड़ सकता है और अपने नेटवर्क्स को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। और मैं आपको बता दूं कि इससे नेपाल को बहुत बड़े बड़े फायदे हैं। कुछ दिनों का ही इंतजार है, जब नेपाल अपनी सैटेलाइट लॉन्च कर देगा तो नेपाल को इंटरनेट के लिए किसी और देश का मोहताज नहीं होना पड़ेगा, यानी नेपाल अपना इंटरनेट चला सकता है। उसे ना भारत ना चीन दोनों पर ही इंटरनेट फैसिलिटी के लिए निर्भर नहीं होना पड़ेगा। बेसिकली सैटेलाइट छोड़ने से दूर दराज के इलाकों तक इंटरनेट फैसिलिटीज को आराम से दिया जा सकता है। साथ ही साथ कम्युनिकेशन काफी अच्छा हो जाएगा और नेचुरल डिजास्टर को भी काफी ज्यादा टैकल किया जा सकता है। यानी कि अगर कहीं भूकंप, बाढ़ ऐसी चीजें होती हैं तो उसमें सैटेलाइट काफी ज्यादा मदद प्रोवाइड करता है और जहाँ पे चीजें ज्यादा अफेक्टेड है वहां तक मदद जल्दी पहुंचाने में बहुत बड़ी मदद करता है। साथ ही साथ नेपाल की आर्मीज को भी इससे काफी ज्यादा सुविधा होगी अपने बॉर्डर्स पर नजर रखने के लिए। और इसके साथ ही साथ फ्लाइट्स और एविएशन सेक्टर्स में भी नेपाल की अपनी सैटेलाइट्स होंगी तो वो बहुत ज्यादा मददकारी होंगी। इससे करोड़ों रुपए नेपाल बचा सकता है दूसरों की सैटेलाइट्स को यूज करने के लिए जो नेपाल देता था। तो ये नेपाल के लिए बहुत अच्छी खबर है। तो इसके लिए तो नेपाल के लिए एक तालियां होनी चाहिए। और हमें हाल ही में एनटीए की तरफ से नई सैटेलाइट लॉन्च भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि अब नेपाल में नई टेलीकम्युनिकेशन पॉलिसीज आ चुकी हैं। इसलिए नेपाल की सरकार ने पिछले साल सितंबर में आईटीयू यानी कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन से उसको स्लॉट देने की अनुमति मांगी थी, जो कि अब मिल चुकी है। साथ ही नेपाल ने सोचा है कि 2022 तक वो अपनी सैटेलाइट अब लॉन्च करेगा। इसमें कौन कौन सी कंपनियां शामिल होंगी उसको मैं विस्तार से आगे बताऊंगा। और इसमें जो लागत आने वाली है वो है करीबन 35 बिलियन नेपाली रुपए, जिसकी बात हम आगे और करेंगे। तो अभी तक की इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में फटाफट लिख कर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए अगर लाइक नहीं किया है तो, और वीडियो को कहीं स्किप ना करिए क्योंकि आगे और भी बड़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन है। हालांकि अब नेपाल को अपनी एक कक्षा मिल गई है तो इसलिए अब नेपाल अपनी कक्षा में अनलिमिटेड नंबर ऑफ सैटेलाइट लॉन्च कर सकता है। अब आपको मैं बता दूं कि ये कक्षा होती क्या है। बेसिकली हम देख सकते हैं कि बहुत सी देशों की बहुत सारी सैटेलाइट इस समय धरती के लोअर ऑर्बिटल और हायर ऑर्बिटल में मूव कर रही हैं। और इन ऑर्बिट्स को तय इसलिए किया जाता है क्योंकि हर देश की सैटेलाइट एक निश्चित पाथ पर मूव कर रही है और कुल मिलाकर सैकड़ों सैटेलाइट धरती के लोअर और हायर ऑर्बिटल में है। तो अगर एक निश्चित पाथ तय नहीं किया जाएगा तो हर देश की सैटेलाइट किसी और देश की सैटेलाइट के साथ भिड़ सकती है। इसलिए एक निश्चित पाथ को प्रोवाइड किया जाता है जिसके तहत उस तय रास्ते पर ही उस देश की सैटेलाइट घूमती है, जिससे कभी भी वो सैटेलाइट किसी और देश की सैटेलाइट के साथ टकरा नहीं सके। तो अब ऐसा ही एक पाथ नेपाल को भी मिल चुका है। अब आपको बता दूं कि लोअर ऑर्बिटल सैटेलाइट्स क्या होती है। धरती से करीबन 160 किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर तक
घूम रही सभी सैटेलाइट लोअर ऑर्बिट सैटेलाइट होती हैं और आमतौर पर ज्यादातर सैटेलाइट लोअर ऑर्बिट्स में ही छोड़ी जाती हैं क्योंकि इनकी डिस्टेंस कम होती है। इनकी डिस्टेंस 160 किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर के अंदर होती है धरती की सरफेस से, और जो हायर अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स होती हैं उनकी डिस्टेंस होती है धरती की सरफेस से करीबन 35,700 किलोमीटर ऊपर। साथ साथ इन हायर अर्थ ऑर्बिटल सैटेलाइट्स जो होती हैं इनको लॉन्च करना थोड़ा महंगा पड़ता है क्योंकि काफी ऊपर तक इन्हें लॉन्च करना पड़ता है। साथ ही साथ इनका वर्किंग पीरियड ज्यादा सालों के लिए होता है, वो ज्यादा समय तक काम कर सकते। तो नेपाल को अपना एक स्लॉट मिल चुका है जो कि लोअर और हायर ऑर्बिट दोनों में कहीं पे भी लॉन्च नेपाल कर सकता है। लेकिन नेपाल अब काम कर रहा है कि वो अपनी सैटेलाइट को डिजाइन करे, बनाए और उसके बाद किसी तीसरे देश से उसको लॉन्च कराए। उससे नेपाल को टेक्नोलॉजिकल तौर पर काफी ज्यादा फायदा होगा, खर्चे कमाएंगे और देश के युवाओं को रोजगार मिलेगा। साथ ही साथ टेक्निकलिटीज में भी नेपाल आगे बढ़ेगा। इससे कहीं ना कहीं नेपाल में सैटेलाइट क्रांति आने वाली है। करीबन 40 साल पहले नेपाल को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस में जियो स्टेशनरी स्पेस मिला था, मगर 40 सालों के इंतजार के बाद नेपाल पहली बार अपना उपग्रह उस अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने जा रहा है। साथ ही साथ नेपाल टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी यानी कि एनटीए को अपने पहले सैटेलाइट को लॉन्च करने में काफी ज्यादा उत्साह है, और उत्साह हो भी क्यों ना, क्योंकि ये देश का पहला सैटेलाइट होगा जो कि एक बड़ा सैटेलाइट होगा। इससे पहले भी नेपाल के कुछ स्टूडेंट्स ने एक माइक्रो सैटेलाइट लॉन्च किया था। पूरी खबर आपको बता दूं कि नेपाली अखबार नेपाली टाइम से बात करते हुए एनटीए के मिल प्रसाद आर्य ने बताया कि फिलहाल हमने ऐसी कंपनी से बिडिंग मांगी है जो हमें एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट प्रोवाइडर की स्पेसिफिकेशन, उसकी बिजनेस विजिबिलिटी और साथ ही साथ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार करने की सहायता दे सके। यानी कि इस ऑर्बिट से नेपाल कैसे मुनाफा कमा सकता है, साथ ही साथ कैसे सैटेलाइट लॉन्च होंगी और कैसे इन कनेक्शंस को रेगुलेट करना है। तो इन सब चीजों के लिए नेपाल ने बिडिंग प्रोसेस शुरू किया है। इस प्रोसेस में भारत, चीन, फ्रांस, इंग्लैंड, सिंगापुर, यूएई और जर्मनी की कंपनियों ने अपनी बिडिंग सरकार के पास जमा कर दी है। यानी कौन सी कंपनी कितने पैसे में सैटेलाइट्स को रेगुलेट करेगी। हालांकि माना जा रहा है कि भारत और चीन काफी लो बिड इसमें पेश करने वाले हैं क्योंकि दोनों का पड़ोसी देश नेपाल है। आरएल के मुताबिक बिडिंग प्रोसेस के दौरान सरकार किसी कंपनी की 50% एक्सपीरियंस, 40% क्वालिफिकेशन और 10% टेक्निकल और फाइनेंशियल कंडीशन देखेगी। यानी कि सिर्फ बिडिंग ही नहीं, इन चीजों पर भी जोर दिया जाएगा। जिस कंपनी को चुना जाएगा वो एनटीए को सलाह देगी कि नेपाल एक सैटेलाइट किराए पर ले ले या फिर खुद अपना सैटेलाइट तैयार करे। ये कंपनी उपग्रह के निर्माण और प्रक्षेपण के लिए 2022 तक बोली लगाने के मानदंड तैयार करने में मदद करेगी। अब बड़ा सवाल ये भी उठता है कि नेपाल अपने सैटेलाइट में कितना नेपाली रुपए खर्च करेगा। नेपाल सरकार के मुताबिक अपने स्पेस में सैटेलाइट लॉन्च करने में सरकार को करीबन 35 बिलियन रुपए का खर्च आएगा। यह दूसरी बार है जब एनटीए ने कंपनियों को नेपाल में उपग्रह कार्यक्रमों के लिए बोली लगाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे पहले 2016 में 12 देशों की 22 कंपनियों ने नेपाली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के सामने आवेदन किया था, लेकिन एनटीए को बाद में पता चला कि नेपाल सरकार के पास अभी तक एक उपग्रह नीति ही नहीं है। यानी कि तब तक एक नीति नहीं थी, जिसके बाद एनटीए ने बोली रद्द कर दी थी। लेकिन इस बार सरकार ने सैटेलाइट नियम बनाने के बाद एनटीए ने बिडिंग प्रोसेस शुरू कर दी है। इससे पहले नेपाल ने अप्रैल 2019 में एक लो ऑर्बिट सैटेलाइट भी स्पेस में प्रक्षेपित की थी। नेपाल के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किया गया उपग्रह अमेरिका के वर्जीनिया से प्रक्षेपित किया गया था। इस सैटेलाइट का नाम था नेपाली सैट-1। इस पर हमने एक रिपोर्ट भी बनाई थी, अगर आपने वो नहीं देखी थी तो उसको भी आप देख सकते हैं। अगर मैं एक एक करके नेपाल के लिए इसके फायदे गिनाऊं तो नेपाल के पास काफी ज्यादा फायदे हैं इस सैटेलाइट प्रोग्राम को लॉन्च करने से। सबसे पहला और अच्छा फायदा होगा कि इंटरनेट और कम्युनिकेशन के मामले में नेपाल काफी ज्यादा प्रगति कर लेगा। दूसरी चीज, टीवी नेटवर्क और टीवी प्रोग्राम में भी नेपाल आत्मनिर्भर हो जाएगा और सैटेलाइट के जरिए अपनी ट्रांसमिशन कर सकता है। तीसरा बड़ा फायदा होगा नेपाल की आर्मी को, जो कि अपनी बाउंड्रीज की सुरक्षा बेहद अच्छे तरीके से सैटेलाइट से नजर रख के कर सकती हैं। चौथा बड़ा फायदा होगा डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर, बाढ़ के आने से जल्द और बेहतर तरीके से मदद पहुंचा सकता है। पांचवा, आर्थिक तौर पर फायदा। तो है ना ये बहुत बड़े बड़े फायदे जो कि इस सैटेलाइट प्रोग्राम से नेपाल को होने वाले हैं। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको ये खबर कैसी लगी।